continue the chapter second of geography, resources of India. प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था कि रिसोर्सेज ऑफ इंडिया क्या होते हैं. सेकेंड पार्ट है ये, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. यहाँ पे हमने देखा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन था. फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का इंडिया में अकॉर्डिंग टू सीजन एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी. खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जैड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स. फिर हमने हर क्रॉप्स को यहाँ पे डिस्कस किया कि कौन सी क्रॉप किधर ग्रो होती है. देन नॉलेज ऑफ द टाइप्स एंड मेथड फार्मिंग थ्रू विजिट ऑफ डेवलपमेंट फार्म्स. टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखी, जनरल फार्मिंग, स्पेसिफिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, irrigated farming, organic farming. Now we start the system of farming. Farming के systems. यहाँ पे mainly 5 types of system of farming है, which can be divided on the basis of ownership and nature of work. First, individual farming. इस टाइप की फार्मिंग में ऑनर का अपना खुद का लैंड होता है और वो वहाँ पे फार्मिंग करता है और सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और उसका जो डिसीजन है वो खुद का सेल्फ डिसीजन होता है फार्मिंग को लेके. कलेक्टिव फार्मिंग, यहाँ पे जो फार्मिंग है, फार्मिंग लैंड, लाइव स्टॉक एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ ऑल द मेंबर्स आर कैप्ड अंडर अ सोसाइटी. ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वर्क ऑन द फार्म एज डायरेक्टेड बाय द मैनेजिंग कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी. मैनेजिंग कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी के थ्रू डायरेक्ट होने वाला ये सिस्टम को हम कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं. इसमें मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होता है जो वर्क करता है फार्म पे. कोऑपरेटिव फार्मर्स, इस सिस्टम के अंदर जितने भी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होल्डिंग ऑफ फार्मर्स कलेक्टिवली एंड वॉलंटियरली आर यूनाइटेड विद ईच अदर. सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. बट देयर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड कल्टिवेट कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ यूनिट. जो इनका लैंड है, लेबर और कैपिटल है, कल्टिवेटर कलेक्टिवली है, वो फॉर्म ऑफ यूनिट होती है. जो सारे फंक्शंस हैं वो डायरेक्शन होते हैं किसके थ्रू, कमेटी के थ्रू. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं. 4 टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है. कोऑपरेटिव सुपर फार्मिंग, गवर्नमेंट जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव काश्तकारी फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग. 4th है गवर्नमेंट फार्मिंग. इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सारी एक्टिविटीज़ जो फॉर्म पे होती हैं उसको मैनेज करते हैं और इस फॉर्म के अंदर जो लेबरर हैं उनको मंथली और वीकली वेजेस दिया जाता है. मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस फॉर्म पे इतने लोगों को काम पे रखना है और वो उनका मंथली और वीकली वेजेस देती है ना. और ये सब कौन सुपरवाइज करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखते हैं. और जो इस सिस्टम का लैंड और कैपिटल होता है वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है. रिसर्च इंस्टीट्यूशन वर्क अंडर द सिस्टम, और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसी के अंडर वर्क करते हैं. कैपिटलिस्ट फार्मिंग, इस फार्मिंग में जो लैंड ऑनर होते हैं, जिनकी ज़मीन होती है, ज़मींदार होते हैं, वो कैपिटल लगाते हैंगे है ना इस फार्मिंग में. और मैनेजमेंट ऑफ द फार्म इज डन बाय द रियलाइज्ड मैनेजर्स. और जो मैनेजमेंट होता है इस फार्म का वो वहाँ के रियलाइज मैनेजर के थ्रू ही होता है. और जो ऑनर्स होते हैं बेयर द लॉस ऑफ प्रॉफिट, और इन पे ही बोझ होता है नुकसान और फायदे का पूरा. जैसे मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर परचेस करती हैं जिसके लिए उनको शुगर कैन की ज़रूरत पड़ती है. तो उनके भी खुद लैंड होते हैं जिसमें वो शुगर कैन बनती है, मतलब ग्रो होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. अब जो हमारे यहाँ का इंडिया का एग्रीकल्चर हो रहा है, अब उसके लिए कुछ डेवलपमेंट भी चाहिए तो गवर्नमेंट भी अपने कुछ एफर्ट्स लगाती है कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है कि इन लैंड्स को डेवलप करने के लिए. तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की वजह से इम्प्रूवमेंट हुए हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में. यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का इस्तेमाल इसमें किया जाता है. पूरा एग्रीकल्चर जो ग्रीनरी है पूरा किस पे डिपेंड है, ग्रीन रेवोल्यूशन. मतलब एक हरित क्रांति लेके आए हैं ये सब नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी. नहीं तो हाथों से खेती कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, फसलें काट रहे हैं, तो ये सब हाथ से काम होते थे तो ज़्यादा टाइम लगता था. लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक रिवॉल्यूशन लेके आई, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया सब कुछ और इसी को हमने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन.
जैसे वीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाने लगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु जैसी जगहों पे। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड यूज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, एग्रीकल्चर मशीनरी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का यूज़ होता है, स्मॉल एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट यूज़ किया जाता है, नई टेक्निक, सॉइल कंजर्वेशन, फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एनकरेजमेंट टू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सॉइल टेस्टिंग, मतलब ज़मीन की मिट्टी कैसी है कैसी नहीं उसका टेस्ट किया जाता है, गुड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, फाइनेंस एंड लोन फैसिलिटीज़ जो एग्रीकल्चर के लिए उसको भी बढ़ाया गया है। ये हो गई सब बात ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब हम आते हैं वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क, मिल्क है ना, वाइट है, तो ये क्लोजली रिलेटेड होता है एनिमल रेयरिंग से। क्या मतलब एनिमल रेयरिंग जितनी अच्छी तरह से होगी मिल्क भी उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा मिल्क का। तो डेयरी डेवलपमेंट करने के लिए डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए रूरल एरियाज में ताकि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो सके, और इसी को कहा गया दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन सॉरी दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, मतलब बाढ़ आ जाना दूध की। तो इन ब्रीडिंग करवाई लोकल काउज एंड फॉरेन काउज के साथ, तो अच्छा प्रोडक्शन हुआ मिल्क का, अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिला। और ये जो मिशन है स्टार्ट हुआ था खैरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, जो कवर्ड हो गया दूसरे स्टेट्स में भी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इतनी जगहों पे ये मिशन पहुंच गया। नेक्स्ट इज येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन मतलब ऑयल, ऑयल का प्रोडक्शन है ना। तो अच्छी सीड होगा तो ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना, सीड से ही ऑयल निकलता है, पीनट, सोयाबीन, ये सब ऑयल। तो जो स्ट्रैटेजी बनाई गई रिसर्च और डेवलपमेंट की इस फील्ड में ताकि अच्छा जो एडिबल ऑयल है और अच्छा ऑयल सीड्स है उसी को कहा गया येलो रिवॉल्यूशन। इंडिया में well sufficient till 60s in oilseed production but due to decreased area of oilseed crop in total cultivated land, मतलब पहले तो बहुत अच्छा था, बाद में धीरे धीरे चल के ये एकदम स्लो पड़ गया। लेकिन जब फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाने लगा जिससे ये क्या हुआ हमारे इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और अच्छी ऑयल सीड प्रोड्यूस होने लगे, अच्छी ऑयल सीड का प्रोडक्शन होने लगा, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गए, लोन प्रोवाइडिंग एजेंसीज स्टार्ट हो गई जिन्होंने ये सब कुछ देना शुरू किया, गवर्नमेंट ने भी इंक्रीज करी फैसिलिटीज ऑफ स्टोरेज की, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लेरेशन करा उन्होंने, सपोर्ट प्राइस फॉर ऑयल सीड। सपोर्ट प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस उन्होंने बता दिया कितने प्राइस में हम आपसे ये ऑयल मतलब ये सीड ऑयल खरीद लेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ फैसिलिटीज दी जिससे ऑयल का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में अच्छा हो गया, इसी को हमने कहा येलो प्रोडक्शन, येलो रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट इज ब्लू रिवॉल्यूशन। ये फिशरीज के उसमें आया, फिशरीज मतलब मछली पकड़ना, तो मछली के लिए पूरा जो फिशरीज सेक्टर था, फिशरीज सेक्टर का जो प्रोडक्शन था उसको हमने ब्लू रेवोल्यूशन में लाया। वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का इंडिया। जो प्रोजेक्ट है वो 5 स्टेट में लॉन्च किया गया, वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन हुआ फिश प्रोडक्शन का कंट्री में, और 2006-7 से जो प्रोड्यूस होता था 63.99 लाख ऑफ टन्स फिश एक्सपोर्ट की जाने लगी, जिसका जो प्रॉफिट हुआ वो था 5739 करोड़। अब आता है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन में विटामिन वगैरह जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे बॉडी की कैपेसिटी जो है उसको इन्हेंस करने के लिए इन मिनरल्स और विटामिन का यूज किया जाता है। जैसे ना ग्रोइंग फ्रूट्स एंड ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट में इनको फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है ताकि हमारे लिए अच्छे हों। तो एप्पल, मैंगो, बनाना, कोकोनट, पाइनएप्पल, कैशूनट, ऑरेंजेस, लेमन, आलमंड, यूजिंग द सॉइल, ऑयल एंड वेराइड क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री, दिस इज नेम्ड एज द पिंक रेवोल्यूशन, और इसी को नाम दिया गया पिंक रेवोल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इसके मेथड, इसकी यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब मेडिसिनल मतलब ऐसे क्रॉप जो मेडिकली यूज्ड हो और बहुत ज़्यादा अच्छे हों, उनके मेथड, उनकी यूटिलिटी और उनकी सिक्योरिटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फ्रूट्स जैसे हैं चीकू, गुआवा, पपाया, ये सब, लेमन, पाइनएप्पल, ये सारे फ्रूट्स ट्रॉपिकल एरिया में प्रोड्यूस होने वाले हैं।
और एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट, आलमंड, वॉलनट फ्रूट्स, ये सब टेम्परेट रीजन के फ्रूट्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो है मैंगो, बनाना, चीकू, लेमन का एक अकेला इंडिया में ही हो जाता है। और इंडिया प्रोड्यूस करता है 39% ऑफ मैंगो, 23% ऑफ बनाना, जो टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल। अब डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स यहाँ ग्रो करती हैं इंडिया में। इंडिया चाइना के बाद नंबर आता है इंडिया का वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। जैसे कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में फर्स्ट रैंक है इंडिया का, सेकंड है अनियन और थर्ड है कैबेज के प्रोडक्शन में। फ्लावर्स टेक्निकल ट्रेडिशनल टेक्निक से कल्टीवेशन होता है फ्लावर्स का। एंड स्पाइसेस, इंडिया को स्पाइसेस का हाउस कहा जाता है। ब्लैक पेपर, कार्डेमम, जिंजर, गार्लिक, ये सब यहाँ पे होते हैं। और स्पाइसेस ग्रो होता है 25.6 लाख हेक्टेयर एरिया। अब देखिए आते हैं कुछ हर्बल प्लांट्स, उनके मेडिसिनल यूजेस पे। हर्बल प्लांट्स मतलब औषधि के रूप में, और उनके मेडिसिनल यूजेस किस तरीके से वो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा हर्बल और मेडिसिनल प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि स्पीसीज ऑफ हर्ब जो हैं वो एक्सटेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, तो हमें उसका इस्तेमाल भी नहीं पता, तो वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो कुछ, लेकिन कुछ और ये एलोपैथी ट्रीटमेंट ज़्यादा चला आ रहा है ना, ये हम आयुर्वेद की जगह एलोपैथी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, है ना। यूनानी और आयुर्वेदिक ख़त्म होते चले जा रहा है। लेकिन है ना आयुर्वेद की फील्ड में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए थे, है ना। चक्र संहिता जो है आचार्य चरक, और सुश्रुत संहिता जो आचार्य सुश्रुत ने लिखे थे, उन्होंने वैल्यूएबल नॉलेज दिया हमें इन हर्ब्स के बारे में। उन्होंने बताया किस तरीके से इनका यूज़ किया जा सके। चरक में भी इसका इस्तेमाल किया बताया गया है। एंड जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया में मैनी वेराइटीज़ जो हमें मेडिसिनल हर्ब की देखने को मिलती हैं, 7500 वेराइटीज़ हैं जो डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए काम में आती हैं। और कुछ वाइट मूसली, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, नागरमोथा, गिलोय, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये हर्ब जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हमारे मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है इनका, है ना। और ये हमारी गिलोय, जिसका आपने आजकल सुना ही होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का यूज़ किया जाने लगा। तो लार्ज प्रोडक्शन में इन हर्ब्स को बढ़ाने के लिए बेटर पॉसिबिलिटीज निकाली गई, क्लाइमेटिक सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में इनको ग्रो किया गया ताकि हम इनको खो ना दें, ये हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो, है ना। कुछ आपने देखा होगा जैसे प्लांट होता है तुलसी का, तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कफ एंड कोल्ड के लिए। नीम जो मार्गोसा ट्री है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्किन डिजीज़ के लिए। टर्मरिक पाउडर, हर्बल जूसेस, ये सब कितना यूज़फुल है हमारे लिए। तो आयुर्वेदिक मेथड से अगर हम ट्रीटमेंट करें तो वो बहुत स्लो तो होता है, लेकिन वो बहुत जड़ से ख़त्म हो जाती है कोई भी डिजीज़। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जड़ से लेकर पत्ती फूल तक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, और मेडिसिनल ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। होम्योपैथिक मेथड में भी हम इसका मेडिसिन का यूज़ करते हैं। आर्नी का प्लांट जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट में भी इसकी बार्कों को यूज़ किया जाता है। और मलेरिया डिजीज़ में बार्क जो होती है, कुनैन नाम की गोली बनती है जो टैबलेट, वो कुनैन नाम की जो टैबलेट है वो सिंकोना ट्री की बार्क से बनती है। तो आज भी वो बार्क जो है वो हर्ब है, उसका यूज़ हम एलोपैथी में भी कर ही रहे हैं ना। तो इट मीन्स कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो डिफरेंट वैरायटीज़ के जो मेडिसिनल प्लांट है हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं, और उनके बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ होते हैं। फर्स्ट है मुलेठी। मुलेठी को मधुक भी कहा जाता है। ये स्विंग मतलब आपको 2 to 25 फीट हाई प्लांट होता है। इसकी लीव जो होती है लॉन्ग ग्रीनिश होती हैं, वाइट और पर्पल फ्लावर होते हैं। और सत मुलेठी जो जनरली अवेलेबल होती है शॉप पे, किराना मार्केट में, है ना, पंसारी की दुकानों पे इसमें बताया है कि ये अवेलेबल होती है। और इसका मेडिसिनल यूज़ है कि थ्रोट डिजीज़ जैसे फेरेंजाइटिस और माउथ अल्सर के लिए आप मुलेठी को चबाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये कफ एंड हार्ट डिजीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। गवार पाठा, एलोवेरा आपने सुना ही होगा, एक जेल फॉर्म में निकलता है, तो स्किन के लिए यूज़फुल होता है ये, स्किन के डिजीजेस के लिए। और डायबिटीज़ में भी इसका यूज़
किया जाता है। डर्मेटोलॉजिकल है जो वो इसको यूज़ करने के लिए एडवाइस देते हैं इसके पल्प को, और ये ब्लड डिजीज को भी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा को अश्वगंधा नगौरी भी कहा जाता है। तो ये अश्वगंधा प्लांट जो येलोइश और ग्रीन कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, इसमें अक्टूबर नवंबर में ग्रो करता है। रेडिश शेप्ड होता है, 6 to 12 इंचेस लॉन्ग एंड 3 to 4 सेंटीमीटर्स थिक। जो मेडिसिनल यूज है अश्वगंधा के, वो ट्यूबरकुलोसिस और आई डिजीजेस के लिए यूज होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई डिजीजेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको टॉनिक के फॉर्म में अगर आप लेंगे तो अस्थमा, वीकनेस, हाई ब्लड प्रेशर ऑर्डर एंड अदर डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है। माल न्यूट्रिशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्पगंधा, सर्पगंधा ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में मिलती है हमें, है ना। और इसका यूज, इसकी रूट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंजोमिया और क्लोरा, क्रॉनिक फीवर वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जूस भी पिया जाता है कैटरैक्ट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। गिलॉय, गिलॉय मतलब गुड़बेल, गिलॉय, गुरुची, अमृता, बहुत नामों से जाना जाता है। इसको सूखने के बाद इसका यूज लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलॉय को, गिलॉय की जो लीव्स होती है, फ्रूट होती हैं, वो सब यूज़ की जाती हैंगी। इसका ट्रंक बहुत ज़्यादा मोस्ट यूजफुल होता है। जो जॉइंटिस एंड र्यूमेटिक प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको घी और हनी में मिक्स करके आप यूज़ करेंगे तो आपको वॉमिटिंग एंड हिचक प्रॉब्लम, हिचकी की परेशानी भी खत्म कर देती है। शतावरी, शतावरी, शतावर, नारायणी भी बोल जाते हैं इसको। टैंड्रिल लताएं होती है, मतलब कहते हैं ना बेल होती है, बेल टाइप की होती है, जो एवरीवेयर आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगी। और शतावरी का यूज हम ड्राई कफ, क्रॉनिक पिंपल्स, एब्सेसिस एंड ऑल्सो वर्क एंड एंटीडोट्स ऑफ पॉइजन, पॉइजन का एंटीडोट भी ये होता है शतावरी। तुलसी, तुलसी के बारे में तो सभी को पता है, छोटे से श्रब हर्ब होता है ये, और इसकी हाइट 2 to 2.5 फीट होती है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी ग्रीन होती है, श्यामा तुलसी ब्लैक होती है। तो दोनों तरह की तुलसी घरों में लगाई जाती है। मच्छर और जो सारे इंसेक्ट्स वगैरह हैं इसकी वजह से दूर रहते हैं। ये जो इसकी रूट है ब्राउन होती है, स्टैम भी ब्राउन होती है, लेकिन इसकी लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं। और ये जो है इसका मेडिसिनल यूज है कि इसको काढ़ा बना के दिया जाता है। तो कफ एंड कोल्ड के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा, कोल्ड, कफ और बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज जो बच्चों में हो जाती है उसके लिए भी हम इस तुलसी का यूज करते हैं। आंवला, आंवला विटामिन सी का सोर्स है, खट्टा होता है, बड़ा एक ट्री होता है ये एक तरीके से। इसकी 20 to 25 फीट हाइट होती है। और मतलब टैमरिंड और इमली, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये ग्रीन येलोइश कलर का होता है आंवला। और ये आंवला आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आंवले का जूस पीने से बहुत फायदे होते हैं। त्रिफला पाउडर में आंवले का यूज़ किया जाता है। हर बहेड़ा, आंवला, तीनों को अगर आप मिक्स करके एज अ पाउडर यूज़ करेंगे पानी में डिजोल्व करके, तो वो आपके आँखों के लिए, आपके स्टमक डिसऑर्डर और लिव वार्म वाटर के साथ आप इसको लेंगे रात को सोते समय, तो सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। आंवला, रीठा और शिकाकाई को मिला के आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। आंवले को मिक्स करके शुगर कैंडी बना के इसको खाते हैं तो वॉमिटिंग और हिकअप से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और एपेटाइट की जो भूख न लगने की प्रॉब्लम होती है वो भी हम आंवले से दूर कर सकते हैं। और आंवला बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है च्यवनप्राश के, ठीक है, ताकि वो एनर्जी और इम्यूनिटी को हमारी बढ़ा सके। च्यवनप्राश में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हल्दी, टर्मरिक, रूट होती है ये घरों में, हर जनरली सारे घरों में हल्दी रहती है, टर्मरिक। इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि कफ एंड कोल्ड में इसको पानी को बॉइल्ड मिल्क के साथ अगर पिया जाए तो ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और हमारे कफ प्रॉब्लम को भी दूर करता है। और ये एंटीसेप्टिक है, अगर आपको कहीं लग गया है, वाउंड हो गया तो उस स्वेलिंग वगैरह आ गई, पेन है, तो आप ये हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं। नीम, नीम जो है हमें हर जगह मिल जाएगा। ये हमारे एनवायरनमेंट को प्योर करने के भी फॉर्म में आता है, काम में आता है। 25 to 30 फीट हाइट होती है इसकी। लीव्स जो है शाइनिंग ग्रीन फ्लावर्स होते हैं और थोड़ी स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल होती है, थोड़ी बिटर होती है। और इसका जो फ्रूट है नेबोरी, वो नेबोरी जो है उसमें से एक छोटा सा सीड निकलता है अंदर से। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है
स्किन डिजीज में, हेयर में, और स्मॉल पॉक्स वगैरह जो हो जाते हैं ना बच्चों में, ब्लड के प्यूरिफिकेशन में, जैसे आपने देखा होगा ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए साफी, तो साफी में क्या है, नीम है, तो ये सब पिंपल्स वगैरह, और है ना मॉस्किटो को दूर करने के लिए ड्राई लीव्स को भी जला दिया जाता है, तो उससे वॉर्म्स और इंसेक्ट्स हमारे घरों से दूर रहते हैं। नीम का यूज डर्मेटोलॉजिस्ट डिजीज में भी किया जाता है, और टीथ वगैरह को क्लीन करने के लिए भी हम नीम की दातून करते हैं, सुना होगा है ना। तो ये सब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर जो स्पॉन्सर्ड करते हैं, कुछ जो प्रोग्राम्स स्पॉन्सर करती है नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किया था 2005 में। ये प्रोग्राम्स में प्रोडक्शन और मार्केटिंग के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया। जो इसके प्रोविजन वो है, क्यों बनाया गया हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एडवांस लाना, टू एस्टैब्लिश ग्राउंड बैंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी प्लांट्स एंड फुलफिल इट्स डिमांड्स। प्लांट्स की क्वालिटी को बढ़ाना और उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए ग्राउंड बैंक बनाया गया। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, उसको इंक्रीज करने के लिए ये प्रोग्राम्स बनाए गए। सॉइल की टेस्टिंग के लिए लीव्स की फैसिलिटीज ऑफ लेबोरेटरीज, नर्सरीज, पाली हाउस, ग्रीन हाउस को इंक्रीज किया गया इन प्रोग्राम्स के अंडर। हाई क्वालिटी के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को इंक्रीज किया गया एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बनाए गए, उनका प्रोडक्शन किया गया। और बेसिक एमिनिटीज जो मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए थी, उनको एनहेंस करने के लिए प्रोग्राम बनाए गए। 97503 हेक्टर एडिशनल एरिया इस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए रखे गए, उनमें भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ताकि ग्रो की जा सके। और 5667 हेक्टर 16252 हेक्टर एंड 20262 हेक्टर एरिया किसके लिए रखा गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के लिए। 58 हेक्टर एरिया इंक्लूड किया गया, वहाँ पे हाई प्राइसेस वैल्यू वाली जो क्रॉप्स थी, जैसे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड फ्लावर्स को वहाँ पे प्रोडक्शन किया जा सके। तो ये जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, ये इम्प्लीमेंटेड किए गए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स, इस सब का प्रोडक्शन किया गया, ताकि हर वेदर में मार्केट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सके। लोन की फैसिलिटीज भी हॉर्टिकल्चरिस्ट को प्रोवाइड की गई, ताकि वो अपने काम पूरे कर सके, अपनी रिसर्च पूरी कर सके। और हाई यील्डिंग स्पीशीज के फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट किया गया कि आप इस तरीके की वैरायटीज को अडॉप्ट करें और इस तरीके की वैरायटीज को प्रोडक्ट करें, प्रोड्यूस करें। और इस तरीके से जो हॉर्टिकल्चर की फील्ड थी वो इंडिया में पॉसिबल हो सके, हमारी कंट्री में पॉसिबल हो सके। तो ये सारा टॉपिक हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड था वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन। के मिनरल्स, उनके टाइप्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके इंपॉर्टेंस। Substances which are extracted by digging the earth surface deeply are called mineral substances. वो substances जो हमें अर्थ के सरफेस को बहुत गहराई तक खोदने के बाद मिलते हैं, उनको हम मिनरल सब्सटेंसेस कहते हैं। मिनरल सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा कहाँ मिलते हैं हमें, ओल्ड रॉक्स में। अब देखें कुछ इंपॉर्टेंस, देखिए मिनरल्स की। मिनरल जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस है, यानी हमें आयरन इंडस्ट्री भी है तो उसके लिए भी मिनरल चाहिए, किसी भी टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्यों ना हो, हमें उसके लिए क्या चाहिए पड़ता है, उसके लिए हमें मिनरल्स चाहिए पड़ते हैं। मशीन्स इंडस्ट्रीज देख लीजिए आप, शिप, हाई बिल्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स, कॉइन्स, सब चीज़ें हमें किस का गिफ्ट है, मिनरल सब्सटेंसेस का। मिनरल जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब क्या है, मिनरल जो है स्टोन्स एंड अदर हार्ड सब्सटेंसेस भी हमें इसी से मिलते हैं, है ना। आयरन, कोल भी हमें इसी से मिलता है। और आज का जो मैन है बहुत ज़्यादा मिनरल से अवेयर हो चुका है कि कौन सा टाइप का मिनरल है और किस इस्तेमाल में इसको लाया जा सकता है। और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मिनरल बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनरल्स जो हैं उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स जो मेटल सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलते हैं
उनको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। ये सब डिवाइडेड है इनटू फेरस एंड नॉन फेरस में। फेरस मिनरल जैसे आयरन ओर, मैग्नीज ओर, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन। कुछ नॉन फेरस मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, टिन, जिंक एंड बॉक्साइट। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स इन विच मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट, वो मिनरल जिसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता, वो होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। और कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं डायमंड, मिका, कोल, सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। इंडिया जो है वो रिजर्व है मिनरल वेल्थ के लिए। हमें ऑलमोस्ट सभी टाइप के मिनरल्स हमें इंडिया में फाउंड होते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू में तो डिपॉजिट है मिनरल्स ही मिनरल्स, इसलिए हम उसको मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इतने सारे मिनरल्स छोटे नागपुर में ही अकेले हमें मिल जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, मिनरल्स वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 40% मिनरल सिर्फ छोटे नागपुर में ही मिलता है। इंडिया जो है इंडिपेंडेंट इन सम मिनरल्स एंड सम मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड आफ्टर फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट। कुछ तो इंडिया में ही मिनरल्स मिल जाते हैं और कुछ हमारे 40% मिनरल जो है इंडिया में ही है, और कुछ मिनरल्स हम इंडिया में मिलते हैं और कुछ हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जो मिनरल्स का प्रोडक्शन है बिहार झारखंड में 37% है, वेस्ट बंगाल में 22% है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 16% है। फर्स्ट है आयरन ओर। आयरन ओर जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की बैकबोन है। ये आयरन का 8th रैंक है इंडिया की हमारे वर्ल्ड में, और यहाँ पे जो आयरन ओर है वो भी रैंक 2nd पे आती है। 4 वैरायटीज हमें आयरन की मिलती है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट एंड सिडराइट। ये सब जो आयरन ओर है। अब जो माइंस ऑफ आयरन ओर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजंस। जो माइंस है, जो खदानें हैं आयरन ओर की, वो डिवाइडेड है कुछ फॉलोइंग रीजंस में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल इंडिया रीजन, पेनिनसुलर रीजन और कुछ अदर रीजन्स हैं जैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। ये सब जगह हमें आयरन ओर मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीज ओर। मैग्नीज जो है जैक ऑफ ट्रेड, मैग्नीज को हम जैक ऑफ ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में 2nd प्रोडक्शन है मैग्नीज का पूरे वर्ल्ड में। 19% जो मैग्नीज है उसका टोटल प्रोडक्शन सिर्फ अकेला इंडिया में ही हो जाता है। मेटल में जो मैग्नीज और आयरन दोनों प्रेजेंट होते हैं जिस मेटल में, उसको हम कहते हैं फेरो मैग्नीज अलॉय, और ये 5% इज कॉल्ड फेरो एलॉय, और लेस देन 5% मतलब 5% से कम फेरो एलॉय कहलाता है। अगर 5% से कम हुआ तो फेरो एलॉय हो जाएगा, नहीं तो क्या कहते हैं उसको, फेरो मैग्नीज अलॉय। नेक्स्ट हमारा ये जो मैग्नीज है वो इंडिया में डिपॉजिट है 3 रीजन्स में, सेंट्रल इंडिया रीजन, पेनिनसुलर रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब नेक्स्ट है मेटल मीका। इट इज फाउंड इन ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें ये मीका मिलता है। इसकी जो ये लेयर्ड होता है, लाइटर होता है, ब्राइट होता है, और इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मैनी इंडस्ट्रीज में जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, टेलीफोन, रेडियो, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स में यूज किया जाता है। इंडिया फिर मीका में भी 2nd प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड का। मीका में 26% वर्ल्ड प्रोडक्शन है मीका का। अब मीका हमें कहाँ का मिलता है, रिजर्व है ये बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, झारखंड। 60% टोटल प्रोडक्शन मीका का इंडिया में यही होता है, और बाकी बहुत सारी जगहें हैं जैसे राजस्थान, भीलवाड़ा, गुड़गांव, हरियाणा, किन्नौर, ये सब आप ना इधर पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर ओर। कॉपर जो है ये भी हमें मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है। अदर मेटल्स जो होते हैं लाइक सिल्वर, टिन, लीड, गोल्ड, ये सब इसमें मिक्स्ड कॉपर होता है। ये कॉपर जो है वेरी फ्लेक्सिबल है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, रेड ब्राउन इन कलर है, डक्टाइल है, एंड इसमें अगर कॉपर मिला दो तो एक नया फॉर्म मेटल बन जाएगा। एंड कॉपर इज कंसिडर्ड एज की मेटल। कॉपर को की मेटल भी कहा जाता है, जो एंशियंट टाइम से हमारे इंडिया में मिलता है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रिक केबल, टेलीफोन, टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, यूटेंसिल और कॉइन्स में की जाती है। और इंडिया में 3rd रैंक पे कॉपर का प्रोडक्शन होता है। दार्जिलिंग, राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड, कुल्लू एंड कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, बालाघाट एंड मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होता है। बॉक्साइट। बॉक्साइट नॉन मेटेलिक मिनरल है। ये प्रिपेयरिंग किया जाता है एल्यूमिनियम से, है ना। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड रिजर्व में बॉक्साइट के, 9th रैंक पे है।
सालेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब जगह कॉपर मिलता है। गोल्ड, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है जो कॉइन्स, ज्वेलरी और मेडिसिन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। 2% वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन गोल्ड सिर्फ इंडिया में ही होता है। 2 सोर्स है गोल्ड के इंडिया में, ऑरिफेरस स्लॉट जो डिपॉजिट्स एंड एल्यूवियल और डेट्रिटल गोल्ड और प्लेसर डिपॉजिट। ये हमें कर्नाटका के धारवाड़ रॉक जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है वहां पे उन खदानों में, कोलार माइंस में हमें ये गोल्ड मिलता है। 99% जो गोल्ड है वो कंट्री में कहाँ मिलता है? कोलार गोल्ड माइंस में। रामगिरी आंध्र प्रदेश, वायनाड इन केरला, सालेम इन तमिलनाडु, प्लेसर डिपॉजिट अक्कर इन झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे हमें क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। डायमंड, डायमंड भी एक प्रीशियस एलिमेंट है, इनिशियली जो फाउंड है इंडिया में। कोहिनूर डायमंड जो इंडिया का वर्ल्ड नोन फेमस डायमंड है, और ये माइंस जो इंडिया में है, पन्ना, सतना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक में आता है डायमंड के प्रोडक्शन में। और बाकी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं जैसे सिल्वर, लाइमस्टोन, एबेस्टोस, क्रोमाइट, मैग्नाइट, एलेमाइट, जिप्सम, जिंक, ये सब भी हमें इंडिया में इनका प्रोडक्शन होता है। जो मिनरल्स हैं वैल्यूबल गिफ्ट है हमारे लिए, करोड़ ईयर से हम इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं और इनके डेवलपमेंट होता चला जा रहा है 21st सेंचुरी में, लेकिन इनका थोड़ा इल इफेक्ट देखने को मिला। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है वैल्यूबल और यूजफुल मिनरल के प्रोडक्शन को लेके, ठीक है ना। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या कंपटीशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता चला जा रहा है तो ख़त्म होने की कगार पे आ रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इनको बचा के रखना बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। आप कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको रियलाइज होना चाहिए कि अब हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको बचाना है। इसका एक्सप्लॉयटेशन जो है, रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मिनरल्स का, उसको ख़त्म करें, उसको लिमिटेड करें, है ना। हर एक कंट्री को बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ मतलब यूज़ करना चाहिए या फिर उसका सब्स्टिट्यूट खोजना चाहिए विद द फीलिंग ऑफ वर्ल्ड ब्रदर्सहुड, मतलब भाईचारे की भावना के साथ। मटेरियल्स विच आर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट शुड बी नॉट यूज्ड, जो मटेरियल्स पॉल्यूशन कर रहे हैं ऐसे मटेरियल्स को यूज़ ना करें। सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल सब्सटेंस शुड बी सर्च्ड ऑफ, और जो सब्स्टिट्यूट हैं मिनरल्स का उनको सर्च करें। और UN should monitor the exploitation, the use of minerals by the countries. UN को मॉनिटर करना चाहिए, है ना, किसको? एक्सप्लॉयटेशन को, है ना। एंड जो कंट्रीज का जो यूजेस हैं उसको भी मॉनिटर करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि भाई इतना यूज नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज पावर रिसोर्सेज टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस एंड कंजर्वेशन। पावर रिसोर्सेज मीन्स मैन इज एन एक्टिव बीइंग, ही यूजेस पावर टू परफॉर्म ईच एक्टिविटी। मैन भी तो एक एक्टिव बीइंग है, अपनी पावर को यूज करता है हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। इन एंशियंट टाइम ये जो एक्टिविटीज थी लिमिटेड थी, स्लोली थी, लेकिन पावर रिसोर्सेज जैसे एनिमल, वुड, एयर, वाटर, ये इनकी वजह से हमारे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। बट नाउ बेसिक रिसोर्सेज जो है लाइक कोल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या करने लगी? ऑपरेटिंग करने लगी, मशीन्स को ट्रांसपोर्टिंग करने लगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, तो पावर रिसोर्सेज बढ़ने लगे, है ना। तो पावर रिसोर्सेज क्लासिफाइड हुए 2 कैटेगरीज में, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो जिनका हम यूज लिमिटेड करते हैं और एग्जॉस्ट हो जाती हैं वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट नहीं होती हैं, आप कितने यूज कर लें उसका, इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। नाउअडेज जो पावर रिसोर्सेज हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट इन्हीं की वजह से हो रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज इन्हीं की वजह से हो रही हैं, एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर दूसरे अदर कमर्शियल एक्टिविटीज ही क्यों ना हो, इन सब में पावर रिसोर्सेज का यूज होता चला जा रहा है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज देयर यूटिलिटी द सेम टाइम दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द डाउट दे विल बी एग्जॉस्टेड। अगर हमने सेम टाइम इनको बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई शक नहीं है एक टाइम पे आने पे ये खत्म हो जाए। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो रिप्लेनिश्ड हो सकती है और इनका हम फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोलर एनर्जी तो खत्म नहीं होगी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ जो है रिसोर्सेज की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम मैन है वो पूरी तरह से इन रिसोर्सेज पे डिपेंड हो चुके हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी के बाद जो पावर रिसोर्सेज थे इंडिया में उनका बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होने लगा यूज़ होना।
तो गवर्नमेंट ने इनको कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए। विदाउट दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेशनल सिक्योरिटी इज इम्पॉसिबल। लेकिन क्या हुआ कि बिना इसके तो कोई भी नेशनल सिक्योरिटी इम्पॉसिबल है। जो मिनिस्ट्री है स्टील माइनिंग एंड फ्यूल की वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, वर्किंग कर रही है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पावर रिसोर्सेज इन इंडिया एज फॉलोज। प्रेजेंट स्टेटस है पावर रिसोर्सेज का वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वेंशनल सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायो एनर्जी। अब आता है हमारा कोल। कोल जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो कोल को जाता है। कोल जो है मदर ऑफ इंडस्ट्री है, बिना कोल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक फ्यूल जो है इंडस्ट्रीज में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ही क्यों ना हो, कॉस्मेटिक, नायलॉन, बटन, ये सब में क्या होता है, वो कोल का यूज होता है। और ये प्रोड्यूस करता है वेपर्स, वाटर वेपर्स को, और हमें हीट और मेल्ट और हीट देता है, और मेटल को भी मेल्ट करने में हेल्प करता है। कार्बन जो है कोल का ही इनफ्लेमेबल एलिमेंट है। कार्बन 4 टाइप्स के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ब्राउन और लिग्नाइट और पीट। कोल प्रोडक्शन जो है और कोल रिजर्व जो इंडिया में वो है, चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसके प्लेस में फर्स्ट है, और इंडिया जो है थर्ड रैंक पे आती है। कोल का प्रोडक्शन जो 1774 में था 4.7% था, जो बढ़ के अब 67% हो गया। फिर अब और कितना प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी में कोल का 70% प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है। और अगर देखा जाए तो कोल रिजर्व जो है वर्ल्ड में वो 7th नंबर पे है। टोटल एस्टिमेट जो कोल रिजर्व का है 2,53,301 मिलियन टन है। कोल रिजर्व जो है वो है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है गोंडवाना कोल फील्ड्स, टर्शरी कोल फील्ड्स, मिनरल ऑयल, गोंडवाना कोल फील्ड्स एंड टर्शरी कोल फील्ड्स, यहाँ पे हमें कोल प्रोड्यूसिंग ये एरियाज कहे जाते हैं। अब आता है मिनरल ऑयल। ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होता है अर्थ से सेलाइन मिनरल्स कहा जाता है, और इसी को हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। और जो सेलाइन वाटर के साथ और गैसेस के साथ इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमें मिलता है। वाटर जो प्रेजेंट है लोअर मोस्ट लेयर है, देन ऑयल है, फिर गैसेस हैं, अपर मोस्ट लेयर, सेडिमेंट्री रॉक्स भी यहीं पे फाउंड होते हैं। 90 to 98% हाइड्रोकार्बन है, रिमेनिंग पार्ट में कंसिस्ट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो यूज है मिनरल ऑयल का वो इंक्रीजिंग होता जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। और जो फ्यूल है इन डीजल इंजन, एरोप्लेन, मोटर व्हीकल्स, इन सब में भी हम इसका यूज करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में भी फॉर हीट एंड लाइट के लिए इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैस एटसेट्रा, ये सब रिफाइनिंग जो होता है वो मिनरल ऑयल ही है, जो ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइनिंग किया जाता है। मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज जो इंडिया में है वो है असम, गुजरात, ऑफ शोर्स एरियाज मतलब समुद्री किनारे। ऑयल रिजर्व एंड प्रोडक्शन जो है वो है वेरी लेस इन देन इट्स रिक्वायरमेंट। जितनी रिक्वायरमेंट है ऑयल की उससे कम है। कंटिन्यूस प्रोग्रेस होती चली जा रही है, लेकिन 30% जो है टोटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, और बाकी बची हुई ऑयल को इंपोर्ट करके पूरी कर ली जाती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग 620 करोड़ टन जो है ऑयल रिजर्व हमारे इंडिया में अवेलेबल है। अब देखते हैं ऑयल रिफाइनरीज। कोई रिफाइनरी जो है वो ऑयल रिफाइनरी है जो इंडिपेंडेंस के बिफोर ही है, पहले से ही है। 19 ऑयल रिफाइनरीज हमारी इंडिया में कंट्री में मेजोरिटी के साथ है पब्लिक सेक्टर में, और ये कंबाइन मतलब पब्लिक सेक्टर में है, कुछ कंबाइन और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा यूजफुल रिसोर्सेज है एनर्जी का। इसकी डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इजी और लेस एक्सपेंसिव है, और लेस स्पेस इसको स्टोरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंबस्टेबल, ऑर्डरलेस, स्मोकलेस होती है, कुकिंग हीटिंग में काम में आती है। इसमें कोई ऐश नहीं निकलती, कोई डस्ट नहीं निकलती इसके यूज़ होने के बाद। कंबस्टेबल है, नेचुरल फॉर्म में है। नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड प्रोडक्शन। इंडिया में गैस रिजर्व जो है त्रिपुरा, गुजरात, वेस्टर्न कोस्ट में है,
गोदावरी रीजन में है ना, तो ये हमें नेचुरल गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अपना खुद का सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल पावर रिसोर्सेज है ना। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस से बिल्कुल अलग ही है ना। इसकी जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इजीली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इजीली यूज होती है, लो मेंटेनेंस होता है और हर एक कॉमन मैन की ज़रूरत को पूरा करता है। और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है। 4 सोर्सेज आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी के, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड मिनरल ऑयल इलेक्ट्रिसिटी। Apart from this, electricity is also generated from solar energy, biogas, sea waves and geothermal energy. इसके अलावा ये क्या करती है, सोलर एनर्जी, बायोगैस, सी वेव्स और जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट करती है। अब जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही चले जा रहा है। कोल एंड नेचुरल गैस आर मेनली यूज फॉर जनरेशन फॉर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कोल एंड नेचुरल गैस का हम मेनली यूज करते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सेटअप हुआ था 1975 में ताकि थर्मल पावर जो है सेंट्रल रीजन में उनका डेवलपमेंट हो सके। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे, ये 7 गैस बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, सिंगरौली, कोरबा, रामागुंडम, फराक्का, विंध्याचल, रिहांद, दादरी, कहलागांव, तलचर, उच्चर एंड बादलपुर। ये सब क्या है, ये यहाँ पे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये परमानेंट सोर्स है हमारे पावर का। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है टिल देयर इज वाटर ऑन द अर्थ, वहाँ पे जहाँ पे पानी हो, जहाँ तक पानी हो वहाँ पे, अर्थ में जहाँ तक पानी हो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये रनिंग वाटर से टर्बाइंस के थ्रू ऐसे टर्बाइन चलती चली जाती है, वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो का मतलब ही आप समझ रहे हो कि पानी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कुछ पेरेनियल रिवर, रेगुलर फ्लो जो होता है पूरे साल भर रिवर्स का, वहीं पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एरिया जो हमारे इंडिया में है वो है ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड कर्नाटका, मणिपुर, ये डिफरेंट जगहों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड हुई थी, सेटअप होना 1969 में। यहाँ पे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ज़ीरोकियम मिनरल्स वगैरह न्यूक्लियर एनर्जी में प्रोड्यूस होते थे। लार्जेस्ट रिजर्व जो थे मिनरल्स के, ये लार्जेस्ट रिजर्व है इस मिनरल्स के। ये जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी थी इजली प्रोड्यूस इन इंडिया, इजली प्रोड्यूस होती है इंडिया में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1975 में और 1974 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था। ये इसके 5 प्रोजेक्ट थे जो इंडिया में मेंशन किए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस कर्नाटका, राजस्थान में भी वर्किंग होती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है हमारा सोलार एनर्जी जो हमें डायरेक्ट सन से मिलती है, जिसके थ्रू हम वाटर को हीट कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, ये सब। विंड एनर्जी जो हमें तेज चलती हुई हवाओं से मिलती है। बायोमास एनर्जी, ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, इंडस्ट्रीज और उनके वेस्ट से। जियोथर्मल एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है, जियोथर्मल एनर्जी जब इंटीरियर पार्ट जो होता है अर्थ का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं और यही एनर्जी यहाँ से जनरेट की जाती है। अब एक कंजर्वेशन ऑफ द पावर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन देखिए पावर रिसोर्सेज का। पावर रिसोर्सेज हमारे प्रेजेंट इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे प्रेजेंट इकोनॉमी का बेस है। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव, ह्यूमन बॉडी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकती। इसी तरह से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन के बिना पावर रिसोर्सेज भी सर्वाइव, पावर रिसोर्सेज के बिना भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए इनका कंजर्व करना हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इनको पॉल्यूशन से भी बचाए रखना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डिग्रेडेबल सोर्स जो है ताकि ये ख़त्म नहीं हो, लिमिटेड यूज़ करें। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी डेवलप्ड रैपिडली, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो डेवलप हो जाती है रैपिडली। यहाँ पे कंट्री में जो एनर्जी जनरेट होती है
should be transmitted properly, that there is no energy loss during transmission. ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना. एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज्ड. पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए ताकि इस एनर्जी का यूज, इस एनर्जी जो है उनको हम फुली यूटिलाइज कर सकें, है ना. एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस बाय पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्सेज. और एनर्जी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पॉल्यूशन फ्री, मतलब पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए. अब पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें. अब ये कंजर्वेशन जो एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज दे आर नॉट ओनली द मीन्स ऑफ फुलफिल अवर नेसेसिटीज, कि मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें इनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, वो कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू.